हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, आज आपका चैप्टर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। प्रीवियस सेशन में हमने प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट को कंप्लीट किया था। ओके, लास्ट सेशन में आपको याद होगा हमने 2 प्रॉब्लम्स भी किया था और वो दोनों क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर वो दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में मैनोमीटर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग आज के इस सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं 3rd चैप्टर, जो कि आपका क्या है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, अभी मैं सिर्फ फोर्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग अब इस चैप्टर में सिर्फ सरफेस के बारे में बात करेंगे, बॉडी के बारे में यहाँ पर बात नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी लिक्विड में कोई बॉडी आपने सबमर्ज कर दिया, मान लीजिए कि आपने किसी बॉडी को सबमर्ज कर दिया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसको आपने सबमर्ज कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे ये बॉडी है तो इसका ये सरफेस है, ये सरफेस भी है, ये सरफेस भी है माय डियर। तो मान लीजिए कि इस सरफेस के ऊपर आपका लिक्विड है, तो इस सरफेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट मीन्स बॉडी का जो सरफेस फ्लूइड में एक्सपोज हुआ है, ठीक है, उसी सरफेस के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है और इसके इस तरफ आपका फ्लूइड है, यहाँ पर लिक्विड है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उस टाइम इस सरफेस को हम लोग कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो सिर्फ सरफेस के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा, पूरे बॉडी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अब समझते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो फ्लूइड यदि रेस्ट में है और उस फ्लूइड में आपने किसी सरफेस को सबमर्ज किया है, तो उस फ्लूइड के द्वारा उस सरफेस पर एक फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा और उस फोर्स को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। किसी भी फ्लूइड में आपने यदि किसी सरफेस को सबमर्ज कर दिया है तो उस सरफेस के ऊपर उस स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा एक फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा और उस फोर्स को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। बात समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही देखेंगे कि जितने भी टाइप्स का सरफेस हो तो उस केस में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम करेगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि वो फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट करेगा, उसका लोकेशन भी हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर कितने टाइप का हम लोग सरफेस को डील करेंगे। तो आप ध्यान देंगे, सबसे फर्स्ट में हम लोग इंक्लाइंड सरफेस के बारे में बात करेंगे, इंक्लाइंड सरफेस। फिर हम लोग बात करेंगे वर्टिकल सरफेस। आफ्टर दैट हॉरिजॉन्टल के बारे में देख लेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस। एंड फिर हम लोग लास्ट में कर्व्ड सरफेस के बारे में भी बात करेंगे। तो ये चारों सरफेस के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा और सभी सरफेस के केस में हम लोग देखेंगे कि कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ है एंड वो फोर्स किस पॉइंट से एक्ट कर रहा है, वो सभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए माय डियर, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है, इसको आप क्या कहेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो वो आप देख लीजिए माय डियर। इट इज द फोर्स exerted by a static fluid It is the force exerted by a static fluid on the surface which is exposed to it, एक्सपोज्ड टू इट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो सरफेस फ्लूइड की तरफ है, फ्लूइड की तरफ एक्सपोज किया गया है, उस सरफेस पर
स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसे ही हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गया कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। फिर यहाँ पर हम लोग कितने सरफेस के बारे में डील करेंगे, तो ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अब देखिए माय डियर, अब यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1, ठीक है, सभी सरफेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले माय डियर हम लोग इंक्लाइंड सरफेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर हमें जितना कुछ कंटेंट पढ़ना होगा वो हम लोग पढ़ लेंगे। फिर हम लोग आफ्टर दैट हम लोग वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल एंड फिर लास्ट में हम लोग कर्व सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए माय डियर, तो सबसे फर्स्ट केस जो हमारा होगा वो क्या है, इंक्लाइंड सरफेस। तो इंक्लाइंड सरफेस के बारे में हम लोग यहाँ पर अब बात करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आसान है, बस कुछ चीज़ें को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, आइए केस 1, इंक्लाइंड सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लाइंड सरफेस के बारे में बात करेंगे। देखिए माय डियर, इंक्लाइंड सरफेस मतलब क्या है कि कोई सरफेस इंक्लाइंड है और वो इंक्लाइंड फ्लूइड के अंदर जो सबमर्ज किया गया है वो इंक्लाइंड रूप से ही सबमर्ज किया गया है, मतलब वो फ्लूइड में इंक्लाइंड ही है। जैसे देखिए, ये फ्लूइड का फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ ए फ्लूइड। ये कोई फ्लूइड है माय डियर, ठीक है, आप दिखा भी सकते हैं, ये क्या है, हमारा फ्लूइड है और ये फ्लूइड का फ्री सरफेस है। और इसी फ्लूइड में देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह नहीं शो कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये नहीं कि यहाँ पर फ्लूइड नहीं है, यहाँ पर फ्लूइड है। अगर मैंने कहीं पर भी फ्री सरफेस दिखा दिया है उसका मतलब ये है कि उसके नीचे फ्लूइड है। ओके, अब देखिए, इस फ्लूइड में एक इंक्लाइंड सरफेस को सबमर्ज किया गया है। तो अगर इंक्लाइंड सरफेस सबमर्ज किया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, ये हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंक्लाइंड सरफेस बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए माय डियर, ये रहा आपका इंक्लाइंड सरफेस। ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस है एंड इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है माय डियर फ्रेंड वो है थीटा। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ओके, अब यहाँ से देखिए, तो ये तो सरफेस आपने दिखा दिया, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, ये मान लीजिए सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस फ्लूइड में एक्सपोज किया गया है। तो इस सरफेस को आप, ठीक है, इस सरफेस को सामने से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ठीक है, इधर से देखेंगे तो। बट अगर इधर से हम लोग देखते हैं तो फिर हमें ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, वो पूरा सरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह का इंक्लाइंड सरफेस है, दैट मीन्स आप सामने से देख रहे थे, लेकिन जब आप इधर से देखेंगे, यहाँ पर फ्लूइड है माय डियर, अगर आप इधर से देखते हैं तो आपको किस तरह का दिखाई देगा, तो जो इसका शेप होगा, इस सरफेस का जैसा शेप होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका शेप रेक्टेंगुलर है। तो आप यहाँ पर इसको शो कर देंगे, तो इसका शेप हम लोग इस तरह इसको प्रोजेक्ट करके दिखा देंगे। इसको आप प्रोजेक्ट करके दिखा दीजिए। ये है इसका शेप माय डियर, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का माय डियर, ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है। ओके, चलिए, और इसका ये विड्थ b है एंड इसका डेप्थ जो है वो d है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका भी डेप्थ क्या होगा, d होगा। ओके, अब यहाँ से देखिए माय डियर फ्रेंड, इस सरफेस का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक सेक्शन है। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट मिडिल में होगा। दिस इज़ योर CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर भी आप मार्क कर देंगे, दिस इज CG पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ दिस इंक्लाइंड सरफेस।
बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ से देखिए, हम लोग 1 बाय 1 करके सब कुछ देखेंगे। यहाँ से देखिए, इस पॉइंट का डेप्थ लिक्विड के फ्री सरफेस से H1 है, एंड इस पॉइंट का डेप्थ लिक्विड के फ्री सरफेस से मान लीजिए कि H2 है। हम लोग मान लेते हैं कि ये डेप्थ H2 है। अब देखिए, तो जैसे ही ये इंक्लाइंड सरफेस किसी फ्लूइड में आप सबमर्ज करेंगे, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि वो जो फोर्स लिक्विड एक्सर्ट करेगा वो किस पॉइंट पर एक्ट करेगा, इस सरफेस के किस पॉइंट पर एक्ट करेगा माय डियर फ्रेंड। अब ध्यान से सुनेंगे आप। चूंकि लिक्विड के द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, तो वो आपका प्रेशर फोर्स है, ठीक है। तो आप सिंपली ये नहीं कह सकते हैं कि सर इस इंक्लाइंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यहाँ से फोर्स एक्ट करेगा। नहीं माय डियर, यहाँ से फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि लिक्विड के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो आपका प्रेशर फोर्स है, ओके। और प्रेशर फोर्स सरफेस के नॉर्मल होता है, एंड चूंकि वो प्रेशर फोर्स है तो हमें यहाँ पर प्रेशर डायग्राम बनाना होगा। उस प्रेशर डायग्राम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसी पॉइंट से आपका फोर्स एक्ट करेगा। लिक्विड जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो प्रेशर डायग्राम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा, यहाँ से एक्ट नहीं करेगा माय डियर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से देखिए, तो सरफेस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका डेप्थ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ माय डियर फ्रेंड इसका डेप्थ लिक्विड के फ्री सरफेस से हम लोग h बार लिखते हैं। अब एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको जो भी डेप्थ यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सभी डेप्थ हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो फ्री सरफेस से लेते हैं। डेप्थ आप कोई भी कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ही लिक्विड के फ्री सरफेस से कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे h बार क्या है माय डियर, h बार इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस from free surface of liquid, from free surface of liquid, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि फोर्स किस पॉइंट से एक्ट करेगा। पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रेशर डायग्राम बनाना होगा कि प्रेशर का वेरिएशन किस तरह हो रहा है। प्रेशर डायग्राम का मतलब क्या है कि प्रेशर का वेरिएशन किस तरह हो रहा है। तो ध्यान देंगे आपने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक लॉ। उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था किसी भी पॉइंट पर प्रेशर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो P इज इक्वल टू रो जी एच, इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट का यदि हमें डेप्थ मालूम हो तो हम लोग प्रेशर वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए माय डियर, इस पॉइंट पर देखिए आपको डेप्थ मालूम है H1। तो इस पॉइंट पर इस फ्लूइड के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो आप क्या कहेंगे, रो जी H1। और वो प्रेशर इस सरफेस के नॉर्मल होगा, तो आइए माय डियर आप यहाँ पे एक नॉर्मल प्रेशर एक्ट कर दीजिए। दिस इज P1 और ये P1 किसके बराबर होगा माय डियर, रो जी H1, ओके। सेम यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर माय डियर क्या होगा कि इस फ्लूइड के द्वारा यहाँ पर भी एक प्रेशर एक्सर्ट किया गया होगा और वो प्रेशर भी क्या होगा, इस सरफेस के नॉर्मल होगा। तो अब आप यहाँ पर एक नॉर्मल प्रेशर एक्सर्ट कर दीजिए, एंड दिस प्रेशर इज
P2 और इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, रो जी H2, क्योंकि इस पॉइंट का डेप्थ H2 है तो प्रेशर कितना होगा, रो जी H2। और प्रेशर क्या होता है, हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। आप क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पर डेप्थ कम था तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी कम है, इस पॉइंट पर डेप्थ ज़्यादा है तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। अब आप क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे माय डियर। देखिए यही आपका हो गया प्रेशर वेरिएशन, दैट मीन्स प्रेशर डायग्राम। आप इसी डायग्राम को प्रेशर डायग्राम कहेंगे। फिर यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाएंगे प्रेशर देखिए बढ़ते जा रहा है, और डेप्थ इंक्रीज होगा तो और देखिए प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड लीनियरली वैरी करता है, प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होगा माय डियर, लीनियरली वैरी करेगा। देखिए ध्यान से देखना है आपको, इस पॉइंट पर डेप्थ देखिए H1 था तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है। इस पॉइंट के लिए क्या होगा, थोड़ा सा डेप्थ बढ़ गया, थोड़ा सा डेप्थ बढ़ गया तो थोड़ा सा प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया। फिर इस पॉइंट पर थोड़ा सा और डेप्थ बढ़ गया तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। इसी तरह जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जा रहा है आप देखिए प्रेशर का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, और सभी प्रेशर क्या होगा, हमेशा ही सरफेस के नॉर्मल होता है, तो आपको नॉर्मल शो करना होगा। इसी डायग्राम को हम लोग प्रेशर डायग्राम कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिख दीजिए इस डायग्राम के बारे में, दिस इज कॉल्ड प्रेशर डायग्राम। ओके चलिए अब यहां से देखिए, तो प्रेशर डायग्राम तो हमारा कैलकुलेट हो गया, हमने देख लिया। अब यहां पर देखिए माय डियर, अब यहां पर ध्यान देना है कि इस फ्लूइड के द्वारा इस सरफेस पर जो एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स वो किस पॉइंट से लगेगा, तो इसी प्रेशर डायग्राम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसी पॉइंट से एक्ट करेगा। अब हमें यह समझना है कि इस प्रेशर डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। तो माय डियर क्या ये सिमेट्रिक फिगर है, नहीं है, ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है, ठीक है। अगर सिमेट्रिक फिगर होता तो आप डायरेक्ट बोल देते कि सर इसका जो मिडिल होगा वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। बट ये अनसिमेट्रिक फिगर है, तो यहाँ पर हमें वेरिएशन को देखना है कि वेरिएशन ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है। तो इस डायग्राम को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रेशर का वेरिएशन नीचे के तरफ ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर का वेरिएशन इस नीचे वाले सेक्शन में ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, नीचे होगा माय डियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके नीचे ज़्यादा वेरिएशन है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे में ही होगा। तो मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं C1। C1 का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्रेशर डायग्राम। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता चल गया, तो इसी पॉइंट से आपका फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा माय डियर, सरफेस के नॉर्मल होगा। आइए ये फोर्स देखिए नॉर्मल एक्ट करेगा, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, सरफेस में जिस पॉइंट पर ये एक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब सिंपल सा चीज़ है कि प्रेशर डायग्राम का जो सेंटर होगा, तो प्रेशर डायग्राम का देखिए सेंटर यही है ना जी, तो उसी के अलोंग जो है आपको जो पॉइंट मिलेगा उसे हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। और उसी सेंटर ऑफ प्रेशर के अलोंग ये टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। और ये जो फोर्स आप दिखा रहे हैं, दिस फोर्स इज F, दिस फोर्स इज F। और ये F किस पॉइंट पर एक्ट करेगा, तो सेंटर ऑफ प्रेशर से एक्ट करता है। F क्या है आपका, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जो ये लिक्विड इस सरफेस के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, और वो किस पॉइंट से एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर से एक्ट करेगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट को देख लिया जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है F क्या है। F इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, या इसे हम लोग टोटल प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है, टोटल प्रेशर। तो कहीं पर टोटल प्रेशर लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो तो प्रेशर लिखा हुआ है, नहीं माय डियर, वो फोर्स के बारे में ही उसको टोटल प्रेशर बोल के आपको दिया रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, तो इस F को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस F को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे माय डियर, तो उसका फॉर्मूला होता है रोजी ए एच बार। रोजी ए एच बार बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है माय डियर, रोजी ए एच बार, ठीक है। यहां पर ए क्या है, ए इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कौन सा एरिया, फिर वही चीज, कौन सा एरिया होगा माय डियर, तो जो एरिया फ्लूइड के तरफ एक्सपोज हो रहा है, यानी ये वाला एरिया एक्सपोज हो रहा है, इसी एरिया पर फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये जो फोर्स आप देख रहे हैं ये कहाँ पर लग रहा है, इसी एरिया पर लग रहा है। यही एरिया फ्लूइड की तरफ एक्सपोज है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है। सामने से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये दिखाई देगा, लेकिन अगर इधर से देखेंगे तो हमें ये वाला दिखाई दे रहा है। वही फिगर मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है ना माय डियर, ठीक है। तो यही वाला एरिया यानी सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया हमें वहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। या आप सिंपली ये लिख सकते हैं एक्सपोजिंग एरिया, एक्सपोजिंग एरिया। और एच बार क्या है, तो एच बार तो आप जानते हैं कि जो भी सरफेस होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ लिक्विड के फ्री सरफेस से कितना है, वही आपका एच बार है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या टोटल प्रेशर कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ गया, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने देख लिया कि इंक्लाइंड सरफेस के केस में किस तरह फाइंड करते हैं, वो आपने देख लिया, ओके। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन कहाँ पर होगा। लोकेशन का मतलब ये है कि इस पॉइंट का डेप्थ कितना होगा, इस फ्री सरफेस से डेप्थ कितना होगा। एक चीज़ तो आपने देख लिया कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है। क्यों नीचे होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस सरफेस के लिए जब हम लोगों ने प्रेशर डायग्राम बनाया तो प्रेशर डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नीचे होगा, और चूंकि लिक्विड के द्वारा इस सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, वो कौन सा फोर्स होगा, प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स किस पॉइंट से एक्ट करेगा, तो प्रेशर डायग्राम के ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा। तो यहाँ से एक्ट देखिए करेगा, तो ये पॉइंट क्या होगा माय डियर, हमेशा नीचे होगा, क्योंकि प्रेशर का वेरिएशन सबसे ज़्यादा नीचे है, इसीलिए सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है। बात समझ में आ गया आपको, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना, ठीक है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, तो फार्मूला भी ध्यान रखेंगे, और फिर किसी भी सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन आप कैसे फाइंड करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। आइए देखिए माय डियर, तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं C1, ठीक है। तो C1 क्या है माय डियर, C1 इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम, ओके। फिर देखिए Cp क्या है, Cp इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर, Cp इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर। और सेंटर ऑफ प्रेशर को आप क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। देखिए एक्ट कर रहा है ना, ठीक है। सो सेंटर ऑफ प्रेशर को आप क्या लिखेंगे माय डियर,
it is the point through which total hydrostatic force is supposed to be acting. ये इसका डेफिनेशन हो गया। और ये सेंटर ऑफ प्रेशर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे माय डियर, इसका लोकेशन कैसे पहचानेंगे? तो ये क्या होता है, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रेशर डायग्राम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रेशर डायग्राम, या इसे आप सिंपली C1 भी कह सकते हैं। C1 पॉइंट CP एक ही है, एक ही लाइन में है, तो आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, C1 है, प्रेशर डायग्राम का जो सेंटर होगा। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। अब इसका लोकेशन जानने का मतलब क्या है कि इस सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ क्या होगा। इस सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ यदि हमें निकालना हो तो हमेशा डेप्थ फ्री सरफेस से कैलकुलेट करते हैं। दिस डेप्थ इज HCP बार। सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ लिक्विड के फ्री सरफेस से कितना है, HCP बार, और आपको यही फाइंड करना होगा। ठीक है, डिफरेंट सरफेस के लिए आपको वही फाइंड करना होगा। तो देखिए माय डियर, HCP बार इज इक्वल टू, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर from the free surface of liquid, ओके, और यही हमें फाइंड करना होगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसका ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। तो देखिए माय डियर, आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। ठीक है, हम लोग बस फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि डेरिवेशन में हम लोग किस तरह क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे जिससे हमें HCP बार का इक्वेशन मालूम चल जाएगा। आइए देखिए, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट O बोलते हैं, पॉइंट O बोल दीजिए, पॉइंट O। ओके, अब देखिए ये फोर्स, देखिए ध्यान से देखना है, ये फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स के द्वारा इस पॉइंट पर O पर, इस फोर्स के कारण इस पॉइंट O पर एक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और वो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ओके, बहुत ही अच्छा। और उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट O से लेकर इस F तक का जो ये डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को आपको फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ये इंक्लाइन डिस्टेंस, ठीक है, ऐसा मत कर लीजिएगा कि ये फोर्स है और इसका डेप्थ HCP बार है, तो इस फोर्स को आपको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मोमेंट है ना जी, मोमेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल हमें मालूम है और ये डेप्थ हमें मालूम है, तो इसके हेल्प से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी इंक्लाइंड सरफेस में एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट, और यहाँ पर इसका एरिया मान लीजिए dA है, और यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, सिर्फ इस एरिया पर फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, DF। ठीक है, तो ये DF फोर्स भी इस पॉइंट के अबाउट एक मोमेंट बनाएगा। फिर यहाँ पर भी हम लोग इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, अब इस पॉइंट O के अबाउट दो मोमेंट हो रहा है, दो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, एक इस फोर्स के द्वारा और एक इस फोर्स के द्वारा।
तो दोनों मोमेंट को ऐड करके 0 करना होगा, ठीक है। जैसे आप करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम करते हैं ना, तो इस पॉइंट का रोटेशनल इक्विलिब्रियम जब आप करेंगे तो इस फोर्स के कारण जो मोमेंट हो रहा होगा प्लस इस पॉइंट के कारण जो मोमेंट हो रहा होगा इज इक्वल टू 0। दोनों प्लस ही रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ही बनाएगा, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर उसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आपको लास्ट में HCP बार कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो यही प्रोसेस है माय डियर। आइए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो बस मैं लिख दे रहा हूँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम एट O। पॉइंट O पर हम लोग क्या करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई करके आसानी से HCP बार निकाल लेंगे। तो देखिए माय डियर, HCP बार इसका फॉर्मूला क्या होगा, H बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय AH बार। देखिए माय डियर फ्रेंड, यही फॉर्मूला आपका रहेगा। इसी फॉर्मूला के हेल्प से आप सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन मालूम कर सकते हैं। दैट मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ आपको मालूम चल सकता है कि कितने डेप्थ पर होगा। ओके, अब यहाँ से देखिए, आप देख रहे हैं H बार के बारे में तो आपको मालूम है। ICG क्या है? ICG, तो I को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस। एक्सपोज्ड, जो जिस सरफेस पर फोर्स लगाएगा, यानी इस सरफेस पर, तो इसी सरफेस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पर निकालना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, अबाउट CG। ओके, फिर देखिए थीटा क्या है, तो थीटा है माय डियर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, और H बार तो आप जानते ही हैं, A भी जानते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के हेल्प से आप सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। और अगर इस सरफेस का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोल दिया जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकालो, तो क्या लिखेंगे आप? तो आप जानते हैं BDQ/12 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि बाबू तुम इस सरफेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, तो आप आसानी से बोल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, BDQ/12। D क्या है, डेप्थ, B क्या है, विड्थ। और इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है माय डियर? सिंपल तरीका क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट आप निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, तो अब देखिए कि वो एक्सिस किस डायमेंशन को कट कर रहा है। जिस डायमेंशन को कट कर रहा होगा उसका पावर 3 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस डेप्थ को कट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ का पावर 3 कर देंगे। अगर आपको इस YY एक्सिस के अबाउट पूछ रहा होता, तो ये इस एक्सिस के अबाउट अगर पूछेगा, तो ये एक्सिस इस डायमेंशन को कट कर रहा है, तो वहाँ पर B का पावर 3 कर देंगे। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, DBQ/12 YY के अबाउट, बट XX के अबाउट क्या होगा, BDQ/12। तो यही आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए माय डियर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए, तो ये फॉर्मूला, तो आप इस फॉर्मूला के हेल्प से आप सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इस सरफेस को नीचे लेते जा रहे हैं, मतलब क्या है,
डेप्थ आप बढ़ा रहे हैं, आप डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब आप डेप्थ इंक्रीज कीजिएगा तो ये सरफेस नीचे जाते जाएगा, एच बढ़ रहा है नीचे जाएगा। तो जब एच बढ़ेगा तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारा एच बार भी बढ़ेगा, एच बार इंक्रीज करेगा ना जी। ये सरफेस अभी आपका यहाँ पर है तो उस टाइम देखिए एच बार का वैल्यू यहाँ तक है। अगर इस सरफेस को आप नीचे लेके चले जाएंगे, डेप्थ आप बढ़ा रहे हैं, डेप्थ इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एच बार का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? चलिए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ़, ध्यान देंगे, इफ़ डेप्थ इंक्रीजेज, अगर हम लोग डेप्थ इंक्रीज करते हैं दैट मीन्स एच को इंक्रीज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब है कि वहाँ पर एच बार भी इंक्रीज होगा, एच बार भी इंक्रीज होगा। बहुत ही अच्छा। जब एच बार इंक्रीज होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, जब एच बार इंक्रीज होगा, अब इस फॉर्मूला में देखिए, इस फॉर्मूला में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एच बार इंक्रीज कर रहा है तो ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप टर्म देख रहे हैं, तो एच बार जब इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा माय डियर, ये पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपका कम हो जाएगा, ये वैल्यू कम हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सोचिए, सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है, एच बार यहाँ तक देखिए है और एच सी पी बार यहाँ तक है, यानी एच सी पी बार बराबर आप क्या लिखेंगे, एच बार प्लस ये वैल्यू, इसी एच बार में ये वैल्यू अगर आप ऐड कर देंगे, ये वैल्यू इसी एच बार में अगर आप इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो आपको एच सी पी बार मिल जाएगा। फॉर्मूला में देखिए, एच बार में आप इस टर्म को ऐड कर रहे हैं, एच बार में आप इस टर्म को ऐड कर रहे हैं, यानी इस टर्म का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसके हेल्प से। यानी ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी मैंने क्या बताया कि अगर एच बार इंक्रीज होगा तो ये टर्म जो है डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये टर्म, ये डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस डिक्रीज होने का क्या मतलब समझते हैं, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा? नहीं माय डियर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इस सरफेस का है, वो तो हमेशा मिडिल में होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका फिक्स रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कम हो रहा है, दोनों के बीच का डेप्थ कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि सेंटर ऑफ प्रेशर ये तो फिक्स नहीं है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तरफ जा रहा होगा, ये सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तरफ जा रहा होगा, यानी ये इसके तरफ शिफ्ट कर रहा होगा, ठीक है, इसीलिए ये डिस्टेंस घट रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एच बार अगर इंक्रीज होता है दैट मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर विल शिफ्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर शिफ्ट कर रहा है, मतलब क्या है कि उस टाइम जो प्रेशर डायग्राम बन रहा होगा ना, प्रेशर डायग्राम जो बन रहा होगा, वहाँ पर उस प्रेशर डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि सेंटर ऑफ प्रेशर थोड़ा सा ऊपर आ गया, बस इतना सा। चलिए अब देखिए, अब इतना होने के बावजूद भी आपका मन नहीं भरा, आप डेप्थ को और बढ़ाते जा रहे हैं, आपने डेप्थ को और बढ़ा दिया, ठीक है। देखिए, इफ डेप्थ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, डेप्थ को आप लगातार इंक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा माय डियर, तो फिर एच बार आपका इन्फिनिटी पे चला जाएगा, एच बार इन्फिनिटी पे चला जाएगा। एच बार कहाँ मिलेगा आपको, इन्फिनाइट पे,
जो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इन्फिनाइट पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप डेप्थ को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं आप, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर मिलेगा हमें इन्फिनाइट पे मिलेगा। बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ से देखिए, जब h बार इन्फिनाइट पे चला जाएगा, h बार हमें इन्फिनाइट मिलेगा, ये डेप्थ हमें इन्फिनाइट मिल जाएगा, तो क्या होगा, इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, h बार इन्फिनाइट हो जाएगा तो ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर इन्फिनाइट हो जाता है तो पूरा फ्रैक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि HCP बार इज इक्वल टू क्या होगा, h बार। यानी अब आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ दोनों सेम हो चुका है। अब क्या इसका मतलब हुआ? दोनों का डेप्थ सेम हो गया। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट है। यही मतलब हुआ ना जी। यानी सेंटर ऑफ प्रेशर जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आ चुका है, तभी तो दोनों का डेप्थ सेम होगा। और हो भी क्यों ना, अभी तो आपने पढ़ा है कि डेप्थ हम इंक्रीज करते जाएंगे तो सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तरफ शिफ्ट करेगा। ये धीरे धीरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तरफ शिफ्ट करेगा। आप डेप्थ इंक्रीज करना शुरू किए और सेंटर ऑफ प्रेशर इसके तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। और जब डेप्थ आपने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन्फिनाइट पे चला गया है, तब क्या होगा? तो उस टाइम सेंटर ऑफ प्रेशर कंप्लीटली यहाँ पहुँच जाएगा। वो तो शिफ्ट कर ही रहा था ना जी, वो तो उसके तरफ आ ही रहा था, लेकिन डेप्थ और बढ़ाएंगे तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में ये उस पर चला आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ जाएगा। दैट मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर विल coincides with center of gravity. Center of pressure will coincides with center of gravity. ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर ये चीज़। यहाँ से एसएससी जेई में या किसी भी स्टेट जेई एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए माय डियर, तो ये था इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस के केस में हमने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था वो मैंने आपको बताया। फिर हमने देखा कि सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमने भी देख लिया, ठीक है। तो इंक्लाइंड सरफेस के केस में जितना भी हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। केस 2 स्टार्ट करेंगे माय डियर। तो चलिए देखते हैं। और जैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा फिर हम लोग वर्टिकल सरफेस भी देखेंगे और फिर लास्ट में कर्व सरफेस के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बस सरफेस के बारे में देखना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बॉडी के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी बॉडी को फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तब कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। यहाँ पर सिर्फ सरफेस के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो होगा माय डियर, उसमें हम लोग बॉडी के बारे में बात करेंगे कि कोई भी बॉडी सबमर्ज है। एक्चुअल में तो माय फ्रेंड बॉडी ही सबमर्ज होगा ना, बट यहाँ पर हम लोग बॉडी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बॉडी सबमर्ज किया गया है तो उस बॉडी के सरफेस पर हम देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ सिर्फ सरफेस के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं केस नंबर 2, हॉरिजॉन्टल सरफेस। आइए, हॉरिजॉन्टल सरफेस। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड का फ्री सरफेस देख लीजिए। ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर आपका लिक्विड है, ओके। तो ये मैं कहीं पर अगर इस तरह नहीं भी करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है।
क्योंकि फ्री सरफेस दिखाए हैं, इसका मतलब ही है कि यहाँ पर लिक्विड होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पर सबमर्ज किया गया है। तो ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। फिर वही चीज़, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है माय डियर, तो सामने से हम देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर यहाँ पर फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, दैट मीन्स इस सरफेस पर लगाएगा ना जी। तो इसका सरफेस आप कैसे दिखाएंगे, तो आप नीचे की तरफ दिखा दीजिए, इसको एक्सटेंड करके, इसको मैं एक्सटेंड करके नीचे की तरफ दिखा दे रहा हूं। आइए देख लीजिए। तो इसका सरफेस मान लेते हैं रेक्टेंगुलर सरफेस है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो आप जानते ही हैं मिडिल में होगा जस्ट। दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज विड्थ b एंड दिस इज डेप्थ d। चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ पर देखिए, तो अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा। आइए देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था, ये लिक्विड का फ्री सरफेस, ये आपका इंक्लाइंड सरफेस था, दिस इज योर इंक्लाइंड सरफेस, ये एंगल थीटा। अब यही इंक्लाइंड सरफेस को यदि हम हॉरिजॉन्टल कर दें, तो मतलब क्या है कि इस सरफेस को यदि हम लोग यहाँ से उठा के अगर यहाँ पर रख दें तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको यहाँ से टर्न करना शुरू करेंगे, घुमाना शुरू करेंगे, आप इसको यहाँ से टर्न करेंगे तभी तो ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा तभी आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाएगा। तो इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए जैसे आप टर्न करेंगे तो ये एंगल थीटा क्या होगा, डिक्रीज़ करने लगेगा, डिक्रीज़ करेगा। टर्न किए तो मान लीजिए कि अब यहाँ पर आ गया सरफेस, तो देखिए एंगल घट गया, और टर्न करेंगे दैट मीन्स एंगल डिक्रीज़ होगा। और जैसे ही ये सरफेस यहाँ पर आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो चुका है, एंड थीटा का वैल्यू यहाँ इसके लिए 0 हो गया। यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन माय डियर फ्रेंड 0 होता है, 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंक्लाइंड सरफेस था, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल करना है, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आप जानते हैं कि ये यहाँ पर होगा, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा। आइए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला के हेल्प से देखेंगे, और फिर मैं आपको लॉजिकली भी समझाऊंगा, डायग्राम बनाकर भी समझा दूंगा कि क्या होगा। आइए देखिए, लोकेशन फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर, लोकेशन फॉर CP, दैट मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर। तो क्या फॉर्मूला है माय डियर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। आइए, तो HCP बार इज इक्वल टू H बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय AH बार, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, तो आप थीटा के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो साइन स्क्वायर 0 है, दैट मीन्स ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा आपका। यानी HCP बार विल बी इक्वल टू H बार। इसका क्या मतलब है, देखिए कह रहा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ दोनों सेम है, ओके। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ पर मिल रहा है, दैट मीन्स इसका डेप्थ देखिए यहाँ से कितना है, H बार है,
एच बार है, और इस एच बार के ही बराबर क्या है, एच सी पी बार है। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पर है। दैट मीन्स ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो फॉर्मूला के हेल्प से हमने देख लिया कि सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पर होगा। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ डायग्राम के हेल्प से, ठीक है। प्रेशर डायग्राम बनाते हैं। आइए देखिए माय डियर, तो ये सरफेस यहाँ रखा हुआ है, तो ये लिक्विड इस सरफेस पर प्रेशर लगाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा ना जी। प्रेशर क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा ना, तो ऐसे वर्टिकल फोर्स यहाँ पर लगेगा। आइए देखिए, तो इस पॉइंट का डेप्थ मान लेते हैं, यहाँ से देखिए H1 है, और इस पॉइंट का डेप्थ देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ से सेम डेप्थ होगा ना, तो आप H2 बोल दीजिए, लेकिन ये किसके बराबर है, H1 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब आप खुद सोचिए, जब डेप्थ सेम है, सभी पॉइंट का डेप्थ सेम है, तो प्रेशर भी तो सेम होगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच। तो इसका मतलब है माय डियर कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड हर जगह होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड हर जगह होगा, ठीक है। देखिए सेम मैग्नीट्यूड का प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं रो जी H2 रो जी H1, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेशर डायग्राम। ओके माय डियर, सो दिस इज आवर प्रेशर डायग्राम। अब ध्यान दीजिए, तो प्रेशर डायग्राम तो बन चुका है, और प्रेशर डायग्राम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ तो हमारा प्रेशर डायग्राम सिमेट्रिक है, नहीं है सिमेट्रिक, देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप का मिला है, दैट मीन्स ये प्रेशर डायग्राम हमारा सिमेट्रिक है। तो इस प्रेशर डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, जस्ट इसके मिडिल में होगा, जस्ट इसके मिडिल में होगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, C1 होगा, ठीक है। तो उसी के अलोंग देखिए आपका क्या है, ये पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम ही है, दोनों एक ही पॉइंट पर है। ओके, तो और इसी पॉइंट से माय डियर आपका टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मतलब लिक्विड के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होगा इस सरफेस पर, वो इसी पॉइंट पर एक्ट करेगा। दिस इज F एंड CP और CG दोनों एक ही पॉइंट पर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए सेम रहेगा, एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। आपने प्रेशर डायग्राम भी देख लिया, उसी पॉइंट से सेंटर ऑफ प्रेशर से टोटल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन आपने क्या देखा, वो H बार के ही बराबर होगा। बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि फोर्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, किस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग फोर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए माय डियर, नाउ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर क्या होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा इंक्लाइंड सरफेस, और फिर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस। दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में माय डियर फ्रेंड्स सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, एंगल का। इंक्लाइंड सरफेस में एंगल 0 नहीं होगा, बट हॉरिजॉन्टल सरफेस में एंगल 0 हो गया, और इसी एंगल 0 होने के कारण ये टर्म 0 हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ थीटा में चेंज हो रहा है। और याद कीजिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था, तो फोर्स का फॉर्मूला था रो जी ए एच बार। तो क्या इस फॉर्मूला में कहीं भी आपको थीटा टर्म दिख रहा है,
कहीं पर भी आपको थीटा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो जब थीटा दिख ही नहीं रहा है और सिर्फ यहाँ पर थीटा ही चेंज हुआ है, दैट मीन्स यही फोर्स यहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे। यही फॉर्मूला आप हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में भी यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, यानी फोर्स बराबर रो जी ए एच बार ही होगा एंड एच सी पी बार का लोकेशन किसके बराबर होगा? एच बार के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था माय डियर फ्रेंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो आज देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज हमने इंक्लाइंड सरफेस देखा एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस देखा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे वर्टिकल सरफेस के बारे में। ठीक है, बट आज के सेशन में हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वर्टिकल सरफेस के बारे में बात करेंगे और फिर वहाँ पर कुछ वर्टिकल सरफेस का एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग केस थर्ड बात करेंगे वर्टिकल सरफेस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।